गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जब हवा में सन्नाटा हो और दूर जंगल से सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराह सुनाई दे तो समझ लेना ककुड़ा निकल चुका है। मोहन, शहर से पढ़ाई करके लौटा हुआ एक चालाक लड़का, इन कहानियों को सिर्फ बूढ़े लोगों की बकवास मानता था। एक उमस भरी शाम को, जब हवा बिल्कुल शांत थी और आसपास कोई नहीं था, मोहन ने अपने दोस्तों को डराने के लिए जंगल की ओर चलने का फैसला किया। वह पेड़ों के घने झुंड में घुसते ही उसे लगा जैसे चारों तरफ से कोई उसे घूर रहा है। अचानक एक भयानक चीख जंगल में गूंजने लगी। मोहन घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। पेड़ों की जड़ें उसके पैरों में उलझ रही थीं और अंधेरा तेजी से गहरा रहा था। तभी उसने देखा एक छोटा नीले रंग का जीव सड़े हुए घावों से ढका हुआ उसके सामने मंडरा रहा था। उसकी टूटी फूटी टांगें हवा में लटक रही थीं और दो लाल आंखें मोहन को ऐसे घूर रही थीं जैसे उसकी जान ले लेंगी। मोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वह दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे। वह जीव मोहन के करीब आया और मोहन को लगा जैसे उसकी आखिरी घड़ी आ गई है। लेकिन तभी हवा में हलचल हुई और एक बड़े से कौवे ने उस जीव पर झपट्टा मारा। वह जीव चीखता हुआ पीछे हट गया, लेकिन कौवा उसका पीछा नहीं छोड़ा। मोहन इस मौके का फायदा उठाकर किसी तरह जंगल से बाहर भागा। गांव पहुंचकर उसने अपने साथ हुई घटना को सबको बताया। बुजुर्गों ने उसे समझाया कि वह जीव ककुड़ा है। वह मरे हुए लोगों की लाशों को खाता है और उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वे कौवे। इसलिए गांव में हम कौवों को कभी नहीं भगाते। उस दिन के बाद मोहन को गांव की किसी भी कहानी पर हंसी नहीं आई, और जब भी सूखे पत्तों की सरसराह सुनी तो उसे हमेशा ककुड़े की टूटी फूटी टांगें और लाल आंखें याद आती। मोहन शहर लौट गया, लेकिन जंगल का खौफ उसके साथ ही चला गया। हर रात उसे सपने आते, नीले रंग का ककुड़ा, कौवों की चीख और पेड़ों की जड़ों में फंसे उसके पैर। नींद में भी सूखे पत्तों की सरसराह उसे चौंका देती। कुछ दिनों बाद मोहन को अजीब सी बीमारी हो गई। डॉक्टरों को कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उसका शरीर हल्का नीला पड़ने लगा और शरीर से एक सड़न आने लगी। एक रात अचानक उसके कमरे की लाइट चली गई। घबराकर मोहन ने मोबाइल का टॉर्च जलाया। उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। एक नीला सड़ा हुआ जीव दीवार पर चिपका हुआ उसे घूर रहा था। मोहन डर से चिल्लाने लगा, लेकिन ककुड़ा धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगने लगा। तभी मोहन की खिड़की टूटकर गिरी और एक बड़ा सा काला कौवा कमरे में घुसा। ककुड़ा उस पर फुफकारा, लेकिन कौवा बिना डरे उस पर झपट्टा मारने लगा। कमरे में लड़ाई छिड़ गई। मोहन कमजोर होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। सिर्फ यह देखने की ताकत बची थी कि कौन जीतेगा। ककुड़े और कौवे की लड़ाई देर तक चली। आखिरकार कौवे ने ककुड़े को कमरे से बाहर खदेड़ दिया। कौवा बहुत थक गया था। वह मोहन के पास आया और एक कान में बोला, मुझे बचाओ। सुबह जब मोहन के फ्लैटमेट घर लौटे तो उन्हें कमरे में एक बेहोश मोहन और खुली खिड़की के पास एक मरा हुआ कौवा मिला। अस्पताल में डॉक्टरों को यह कहानी बहुत अजीब लगी, लेकिन मोहन धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। हालांकि पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी मोहन शहर की ऊंची इमारतों के बीच भी खुद को जंगल में महसूस करता था। उसे हमेशा लगता था कि कहीं न कहीं अंधेरे में एक नीला जीव उसको देख रहा है, और रात में जब हवा चलती थी तो उसे लगता था जैसे सूखे पत्तों की सरसराह में कौवे की चीख भी सुनाई दे रही है। मोहन की बीमारी और कमरे में हुई घटना ने उसे बदल कर रख दिया। अब शहर की चकाचौंध भी उसे डराती थी। वह अक्सर किताबों में डूबा रहता था, किसी भी चीज की तलाश में जो उस ककुड़े के रहस्य को सुलझा सके। एक पुरानी किताब में उसे एक आदिवासी जनजाति के बारे में पढ़ने को मिला जो जंगल के गहरे इलाकों में रहते थे। उनका मानना था कि ककुड़ा मरे हुए लोगों की आत्माओं का भ्रष्ट रूप होता है, जो अधूरे कार्यों या गहरे अफसोस से ग्रस्त होकर ककुड़े के रूप में बदल जाते हैं। यह पढ़कर मोहन को अपनी दादी की याद आई। दादी का हाल ही में देहांत हुआ था और मोहन शहर में व्यस्त होने के कारण उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया था।
क्या दादी की अधूरी इच्छा का कोई रिश्ता ककुड़े से था? मोहन ने फैसला किया कि उसे जंगल वापस जाना होगा। इस बार डर से नहीं, बल्कि जवाब ढूंढने के लिए। गांव वालों को उसका वापस आना चौंकाने वाला था, लेकिन गांव वालों ने पुरानी घटना को भुलाकर उसकी मदद करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों के साथ जंगल में गहराई तक जाते हुए मोहन को पेड़ों पर अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे कोई नुकीले पंजों से पेड़ों को खुरचता हो। रात को उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिसके बारे में किताब में पढ़ा था। आग की लपटों के बीच बुजुर्गों ने दादी के नाम का जाप किया और अधूरे कार्यों को पूरा करने का वादा किया। अचानक हवा में हलचल हुई और सूखे पत्तों की सरसराहट तेज हो गई। जंगल से एक नीली आकृति निकली, लेकिन यह पहले वाले ककुड़े से अलग थी। यह कम भयानक लग रहा था, मानो कोई अधूरा रूप हो। मोहन ने दादी की पसंदीदा मिठाई निकाली और उसे आग में डाल दिया। मीठी खुशबू जंगल में फैल गई और नीली आकृति धीरे धीरे शांत होती हुई गायब हो गई। सुबह जंगल शांत था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से निकल रही थीं। मोहन को लगा जैसे जंगल से एक बोझ हट गया हो। गांव लौटते हुए उसे अब सूखे पत्तों की सरसराहट में डर नहीं, बल्कि शांति का संदेश सुनाई दे रहा था। शहर वापसी के बाद मोहन ने अपने अनुभवों को लिख डाला। उसकी किताब ने लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन और अधूरे कार्यों के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह कभी भी जंगल को पूरी तरह से भुला नहीं पाया। रात में कभी कभी उसे लगता था जैसे दूर से जंगल से एक कौवे की चीख सुनाई दे रही है, मानो एक वादा, एक सदा चौकसी। मोहन की किताब सफल रही, लेकिन प्रसिद्धि उसे जल्दी ही बोझ लगने लगी। हर जगह उसे ककुड़े के बारे में सवालों का सामना करना पड़ता। कुछ लोग उसकी कहानी पर विश्वास करते, कुछ मजाक उड़ाते। मोहन को जंगल में पाए गए शांति की तलाश थी, न कि प्रसिद्धि का बोझ। एक दिन उसे एक रहस्यमयी ईमेल मिला। भेजने वाले का नाम काव्या था। ईमेल में लिखा था, मुझे आपकी कहानी पढ़कर लगा जैसे आप मेरी मदद कर सकते हैं। मेरा गांव जंगल के पास है और कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। क्या आप आ सकते हैं? मोहन कुछ हिचकिचाया, लेकिन जंगल की ओर खींचा हुआ भी महसूस कर रहा था। शायद काव्या की मदद करने से उसे खुद को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती थी। गांव पहुंचकर मोहन को पता चला कि काव्या गांव की मुखिया की बेटी है। गांव में हाल ही में अचानक कई लोगों की मौत हो गई थी और उनकी लाशें नीली पड़ जाती थीं। डॉक्टरों को कोई कारण नहीं समझ आ रहा था। मोहन ने गांव का निरीक्षण किया। उसे फिर से पेड़ों पर वहीं खुरचने के निशान दिखे। रात को उसने काव्या को जंगल के किनारे एक अजीब सी रस्म करते हुए देखा। काव्या ने बताया कि यह उनके पूर्वजों की परंपरा है, जो उन्हें ककुड़ों से बचाती है। रस्म अधूरी रह गई थी, क्योंकि गांव के कुछ युवाओं ने इसे अंधविश्वास मानकर रोक दिया था। मोहन को लगा कि यही कारण है कि ककुड़े वापस आ गए हैं। उसने गांव वालों को अपनी थ्योरी समझाई और उन्हें रस्म को पूरा करने के लिए मना लिया। रात को फिर से वही रस्म हुई, इस बार पूरे गांव के सहयोग से। हवा में हलचल हुई, सूखे पत्तों की सरसराहट तेज हो गई, लेकिन इस बार कोई नीला जीव सामने नहीं आया। सुबह गांव शांत था। मौतों का सिलसिला थम गया था। गांव वालों ने मोहन को धन्यवाद दिया। मोहन को खुशी हुई कि वह उनकी मदद कर पाया। शहर लौटते हुए मोहन को लगा जैसे जंगल ने उसे एक नया पाठ सिखाया है। परंपराओं और विश्वासों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इन्हीं में अतीत के रहस्यों को सुलझाने की कुंजी छिपी होती है। हवाई जहाज की खिड़की से नीचे जंगल को देखते हुए मोहन ने कसम खाई कि वह भविष्य में भी जंगल के रहस्यों को सुलझाने में मदद करता रहेगा और उसे दूर क्षितिज पर एक काले कौवे को उड़ते हुए जरूर ढूंढ लेगा। सालों बीत गए। मोहन अब एक जाना माना लेखक बन चुका था। जंगल से जुड़े रहस्यों को सुलझाने की उसकी लगन कम नहीं हुई थी। एक दिन उसे नेपाल के दूर दराज के एक गांव से खत मिला। खत लिखने वाले ने अपने आप को धर्मा बताया था। धर्मा के खत में लिखा था, श्रीमान मोहन, आपकी किताबें पढ़कर मैं आपसे मदद की गुहार लगा रहा हूं।
हमारे गांव में कुछ अजीब हो रहा है। रात में जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं और सुबह कुछ लोगों को बेहोश पाया जाता है। उनकी त्वचा हल्की नीली पड़ जाती है, लेकिन डॉक्टर कोई बीमारी नहीं ढूंढ पाते। पुरानी यादें ताजा हो गईं। मोहन ने जवाबी खत लिखकर धर्मा को आने का निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद धर्मा शहर पहुंचा। वह एक शांत स्वभाव का, पहाड़ी इलाकों का रहने वाला युवक था। उसने मोहन को बताया कि उनके गांव में एक प्राचीन मंदिर है जो जंगल के बीचों बीच स्थित है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि मंदिर में एक शक्तिशाली देवी की प्रतिमा है जो गांव को ककुड़ों से बचाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से मंदिर की देखभाल में कमी आई है और ग्रामीण नई पीढ़ी के तौर तरीकों को अपना रहे हैं। मोहन को लगा कि यही कारण हो सकता है कि ककुड़े वापस आ गए हैं। उसने धर्मा के साथ नेपाल जाने का फैसला किया। नेपाल पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव वाकई में जंगल के घने इलाके में स्थित था। जंगल उतना ही भयानक था जितना मोहन ने कल्पना की थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें पेड़ों पर वहीं खुरचने के निशान दिखाई दिए। रात को जंगल से चीखें सुनाई दी। सुबह एक ग्रामीण को बेहोश पाया गया। उसकी त्वचा हल्की नीली पड़ चुकी थी। गांव वालों को मनाकर मोहन और धर्मा ने मंदिर की सफाई की और पुरानी पूजा पाठ दोबारा शुरू की। उन्होंने गांव वालों को जंगल और परंपराओं के महत्व के बारे में समझाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद रात को जंगल से तेज हवा चलने की आवाज आई। पेड़ हिलने लगे और सूखे पत्तों की सरसराहट तेज हो गई। अचानक मंदिर के आसपास नीली रोशनी फैल गई। मोहन और धर्मा ने देखा कि जंगल से कई नीले जीव निकल रहे हैं, लेकिन ये पहले देखे गए ककुड़ों से कहीं ज्यादा भयानक और ताकतवर दिख रहे थे। यहां कहानी रुकती है। क्या मोहन और धर्मा ककुड़ों का सामना कर पाएंगे? क्या मंदिर की देवी गांव की रक्षा करेगी? जंगल के इस नए रहस्य का क्या अंत होगा? यह तो आने वाली कहानियों में ही पता चलेगा। नीली रोशनी में घिरे डरावने जीवों को देख मोहन और धर्मा घबरा तो गए, मगर हार नहीं माने। मोहन को याद आया जंगल के बुजुर्गों द्वारा बताई गई बात। मंदिर की देवी कौवों के माध्यम से संदेश देती है। उसने आकाश की ओर देखा, लेकिन रात के अंधेरे में कोई कौवा नजर नहीं आया। तभी मंदिर के अंदर से एक जोरदार कांप आया। जमीन हिली और दीवारों में दरारें पड़ गईं। अचानक मंदिर का गुंबद चटक कर टूट गया और चमचमाती रोशनी के साथ एक विशाल का कौवा बाहर निकला। उसके पंख फैले हुए आकाश को ढकते हुए लग रहे थे और उसकी आंखों से भीषण क्रोध झलक रहा था। कौवे की चीख जंगल में गूंजी और नीले जीव रुक गए। वे आपस में फुफकारने लगे, मानो ये विशाल कौवा उन्हें भी भयभीत कर रहा हो। कौवा सीधे नीले जीवों की ओर झोंपटा और उनके बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। मोहन और धर्मा दूर खड़े होकर इस नजारे को देख रहे थे। कौवा तेजी से हमला कर रहा था और नीले जीव एक एक कर जंगल की गहराई में भाग रहे थे। आखिरकार आखिरी जीव भी भाग निकला और जंगल में सन्नाटा छा गया। विशाल कौवा धीरे धीरे जमीन पर उतरा और मोहन और धर्मा के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों का क्रोध अब शांत हो चुका था, बल्कि उनमें एक दयालु भाव झलक रहा था। फिर एक अदृश्य शक्ति से मंदिर का गुंबद वापस जुड़ गया और दीवारों की दरारें भी भर गईं। कौवा एक बार मोहन और धर्मा की ओर देखकर धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ गया। सुबह होते ही गांव वाले मंदिर के पास जमा हो गए। उन्हें मंदिर का टूटा हुआ गुंबद और जंगल से आने वाले खुरचने के निशान देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मोहन और धर्मा ने उन्हें रात की घटना के बारे में बताया। गांव वाले श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर मंदिर की पूजा करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लापरवाही ने गांव को खतरे में डाल दिया था। उन्होंने मोहन और धर्मा का धन्यवाद किया और जंगल व परंपराओं को सम्मान देने का वचन लिया। कुछ दिन बाद मोहन नेपाल से वापस लौट आया। वह जानता था कि कहीं न कहीं जंगल में अभी भी रहस्य छिपे हुए हैं। मंदिर से निकला विशाल कौवा कौन था? क्या ककुड़े हमेशा के लिए चले गए हैं? ये सवाल उसके मन में घूमते रहे। मोहन ने अपनी अगली किताब में नेपाल के जंगल के रहस्य और विशाल कौवे के अनुभव को लिखने का फैसला किया।
वह जानता था कि जंगल की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और शायद एक दिन वह इन सवालों के जवाब भी ढूंढ लेगा।